सहारा को लेकर जो भी अपडेट आज तक आपने देखा है, सुना है, उससे थोड़ा हट के अपडेट आज मैं देने जा रहा हूं। मैं अपना ओपिनियन पहले बता देता हूं कि मेरे को लगता है 2014 में अगर मोदी जी का सरकार नहीं आता, अगर कांग्रेस की सरकार आता, तो शायद ये सिचुएशन सहारा का नहीं रहता। मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है, क्योंकि सहारा को जिस तरह से दबाव दिया था, चिटफंड कंपनियों को जिस तरह से दबाव कांग्रेस की सरकार में थी 2008 से 2012 तक सहारा के ऊपर, तो सहारा भी लगभग मतलब हार ही चुकी थी, जेल भी जा चुका था 2013 में। तो अगर 2014 में बीजेपी सरकार नहीं आती तो सहारा 2013-14 में ही खत्म हो जाती है। उसके बाद जो जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, वो सिचुएशन, वो नौबत आज नहीं आती। ऐसे तो लगभग 50% एजेंट सहारा में काम 2012 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद बीजेपी का सरकार आने के भरोसे में लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो लोगों को एक राहत मिलेगी, और सहारा में जो भी प्रॉब्लम हुआ है सुब्रत रॉय के ऊपर, जो भी सेबी की तरफ से इसके ऊपर जो भी समस्या आई है सुब्रत रॉय के ऊपर, ये समस्या एक्चुअल में कांग्रेस की वजह से हुआ है। ऐसा लोगों को लगा कांग्रेस की वजह से हुआ है, लेकिन हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार की इसमें दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। एक सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ। सेबी सहारा का मामला 2012 का जो मामला था 2010 का, उस मामले में सरकार, कांग्रेस सरकार की, सोनिया जी या फिर मनमोहन सिंह जी सरकार का कोई भी उसमें ये नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। सारा काम सेबी, सहारा और आरबीआई, जो भी सही नियम था, जो भी रूल था, उस रूल को फॉलो किया, नियम को फॉलो किया, सारा चीज से भी अपना तरीका से किया और सहारा को जेल भेजवाया, सारा चीज किया। अगर कांग्रेस की सरकार रहती 2014 के बाद से शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद जो 10 साल समय बर्बाद हुआ, अमित शाह जी को, मोदी जी को ये चीज का जो 2015 में सहारा इंडिया बंद किया तो करवाया, तो उससे पैसा कम से कम 2020 तक पूरा कंप्लीट उनको दिलवाना था। कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह जी इस पे, हम 80% आबादी जो भारत का है गरीबों का, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अभी जो झटका लगा है 2024 में, जो चुनाव में उनको जो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, तो इसके वजह से कुछ अभी सुनवाई हो रही है और लगता है कि 2024 में ये लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी कुछ ध्यान देंगे। लेकिन हम आपको 2012 में ऐसा क्यों समस्या आया था, सेबी का क्या पूरा मामला था, देखिए मैं पुराना मामला इसलिए सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि जो मामला 2010, 12, 13, 14 में जो मामला हुआ, जो घटना हुआ सहारा सेबी में, उस घटना के वजह से ही आज तक हम लोग का पैसा नहीं मिला है। जो भी समस्या आया है, समस्या उसी टाइम से है। आज का समस्या कुछ बना हुआ नहीं है, वही समस्या का जड़ वही है। आज जो भी हो रहा है वो मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से हो रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी जब इतने पावरफुल 10 साल नेता रहे देश में, इतने बड़े पार्टी रहे, इसके बावजूद भी इस समस्या को अगर सॉल्व नहीं कर पाया और 80% जो आबादी गरीबों का था देश में, उनको अगर पेमेंट नहीं करवा पाया, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि सरकार में है तो उनको खुद सोचना चाहिए, ये बताने की बात नहीं है। लेकिन 4 साल से आज हम गरीब लोग घर से बाहर निकल के रोड पर आकर उनको लाखों बार, हजारों बार बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं सुन रहे हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। और अगर इस बार भी मोदी जी, अमित शाह जी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जरूर कुछ न कुछ हम जो आम आदमी है, गरीब लोग हैं, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। और जो राज्य का चुनाव होगा, लोक विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें हम लोग जवाब जरूर देंगे। जिस तरह से लोकसभा में कुछ 5% का जवाब मोदी जी को मिला है, उस तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हम लोग उनको पूर्ण बहुमत का रहने नहीं दिया सहारा निवेशक, उसी तरह से अगर मोदी जी इस बार सही से देख रेख नहीं करता है, हम गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं देता है सहारा या चिट फंड को लेकर, तो विधानसभा का जो चुनाव होगा अलग अलग राज्यों में, तो उसके ऊपर भी बीजेपी को इसका फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तो पहले ऑडियो क्लिप आपको सुना देते हैं। 2012 में क्या असली सच्चाई था, रीजन क्या था, सारा चीज आपको A to Z इस ऑडियो क्लिप में सुनाने जा रहे हैं। कि ओएफसीडी एक तरह से उधार लेने वाले बॉन्ड्स होते हैं, जिन्हें डिवेंचर बोलते हैं, या समझो किसी से कर्ज लेने की रसीद होते हैं। जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो जनता को एक डॉक्यूमेंट्स पर लिख कर देती है कि आप इतने पैसे हमें दे दो, मान के चलते हैं 2 लाख रुपए दे दो और हम तुम्हें 4 साल बाद 4 लाख देंगे।
यहाँ थोड़ी टेक्निकल जानकारी जानना और जरूरी है। दो तरह की कंपनियां होती हैं अपने देश में, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड कंपनियां। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वे खुद को किसी स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में रजिस्टर करवाती हैं और उसको लिस्ट करवाती है, इन्हें लिस्टेड कंपनियां कहते हैं। इस शेयर मार्केट में सब काम नियमानुसार हो रहा है या नहीं, इस काम की निगरानी का काम यानी उसे रेगुलेट करने का काम सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है। अगर किसी बड़ी कंपनी को खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना है तो उसे सबसे पहले सेबी के पास जाना होता है, अपने कागजात दिखाने होते हैं, अपना कर्ज दिखाना होता है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से बड़ी कंपनियों को यह फायदा होता है कि वे यहाँ तो या तो अपने शेयर बेच सकती हैं, मतलब अपनी हिस्सेदारी बेच सकती हैं जिसके बदले उन्हें पैसा मिल जाता है, या वे बॉन्ड जारी कर सकती हैं, इससे वे कंपनियां उधार पैसा ले लेती हैं। लेकिन वे कंपनियां जो खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं कराती यानी जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जब उनको पैसा चाहिए होता है तो वे डिवेंचर जारी करके जनता से पैसा उधार ले लेती है। लेकिन बॉन्ड्स यानी शेयर मार्केट और डिवेंचर में क्या अंतर होता है? बॉन्ड्स के मामले में ये होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट से उधार लेती है तो उसकी संपत्तियां जमा होती हैं, लेकिन डिवेंचर के मामले में ये नहीं होता। ये बिना कोलेटरल के उधार होता है, फेस वैल्यू पर होता है, साख पर होता है। डिवेंचर कई तरीके के होते हैं जिनमें से एक ओएफसीडी डिवेंचर होते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस अभी के लिए ये समझ लिए कि उधारी का पर्चा है, इधर पर्चा दिया और इधर पैसा लिया। लेकिन यहाँ कुछ नियम हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम ये कि अगर कंपनी 50 से कम लोगों से पैसा उधार ले रही है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आने वाली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस के यहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का है लेकिन ऑफिस हर राज्य में मिल जाएगी। वहीं अगर इन्वेस्टर्स की संख्या 50 से ज्यादा है तो उस कंपनी के पास डिवेंचर के माध्यम से पैसे लेने का ऑप्शन नहीं होता, फिर उसे खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना पड़ेगा। सेबी के यहाँ कागज जमा करवाने पड़ेंगे जो शेयर मार्केट वगैरह का काम भी देखती है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर निवेशकों की संख्या 50 से कम है तो इसका मतलब ये है कि निवेशक आपस में एक दूसरे को जानते होंगे। कोई किसी कंपनी को पैसा उधार दे रहा है तो कुछ देख के दे रहा होगा, जान पहचान के दे रहा होगा। दूसरा, जो कंपनी छोटी है उसे उधार की जरूरत अगर पड़ती है तो अब सब कंपनियां तो शेयर मार्केट में नहीं जा सकती, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का विकल्प बनाया गया। लेकिन अगर निवेशकों की संख्या हजारों में है, लाखों में है, तब इसका मतलब यह है कि पैसा भी करोड़ों में और अरबों में होगा। क्योंकि डिवेंचर में कोई सिक्योरिटी जमा नहीं होती, इसलिए निवेशकों के पैसे रिस्क में होते हैं। इसलिए कंपनी एक्ट में ये व्यवस्था बनाई गई कि अगर 50 से अधिक निवेशकों की स्थिति में कंपनी को स्टॉक मार्केट में जाना होगा, सेबी के पास रजिस्टर करवाना होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी डिवेंचर की जगह बॉन्ड से पैसा उधार लेती है तो उसके सामने कुछ कोलेटरल भी रखती है, सिक्योरिटी भी रखती है। इसे जनता या कहें कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन चूंकि सुब्रतो राय पहले से ही आरबीआई से टकरा कर आए थे, संभवतः इसलिए ही वे नहीं चाहते थे कि अब वे सेबी के पास जाएं। इसलिए सुब्रतो रॉय ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पसंद किया, क्योंकि रॉय को लग रहा था कि ऐसा करने से वे सेबी की नजर में नहीं आएंगे या कम पचड़े में पड़ेंगे। लेकिन सुब्रतो रॉय की ये गलती उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनती है। जब आरबीआई ने सुब्रतो रॉय से एसआईएफसीएल के लिए क्लोजर डील पर साइन करवा लिए तो अब सुब्रतो रॉय ने अपनी दो अन्य कंपनियों यानी एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल के माध्यम से ओएफसीडीज के बदले मार्केट से अरबों पैसा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी एक छोटी सी निजी अपील के लिए रुकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर करेंगे तो हमें काफी उत्साह मिलेगा। तो बस 5 सेकंड निकालकर सबसे पहले ये काम कर दीजिए। बहरहाल वापस टॉपिक पर लौटते हैं। इधर सहारा की दो कंपनियां, सहारा हाउसिंग कंपनी और सहारा इंडिया रियल एस्टेट ने ओएफसीडी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उधार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहीं सहारा ने अपनी एक और तीसरी कंपनी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने का काम भी शुरू कर दिया। ये सहारा की दूसरी बड़ी गलती थी जिसके कारण इसकी पहली गलती पकड़ी गई। शेयर मार्केट में लिस्ट करवाने से पहले कंपनी सेबी में जाकर अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करती है या जमा करवाती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरह से कंपनी के बारे में बताता है कि उसका इतिहास क्या रहा है, उसके पास कर्ज कितना रहा है, उसका मुनाफा कितना रहा है, संपत्ति कितनी है, अगर इस कंपनी का निवेश किसी और अन्य कंपनियों में भी लगा हुआ है, इसका पैसा कहीं अन्य ग्रुप में भी लगा हुआ है, तो उसकी भी कंपनियों की स्थिति के बारे में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है। इससे निवेशक को भी कंपनी के बारे में पता चल जाता है और कंपनी को भी इसी बहाने अपना प्रचार करने को मिल जाता है। इसी तरह सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड ने सेबी में ड्राफ्ट
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा करवाया। लेकिन 934 पेज के इस प्रोस्पेक्टस के 640वें नंबर पेज पर सेबी को ऐसा कुछ मिलता है जिससे सेबी को लगता है कि शायद कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है। इस पेज पर जानकारी सेबी को मिलती है कि सहारा ग्रुप की एक दूसरी कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन यानी SICCL, जिसे अब सहारा रियल एस्टेट के नाम से जाना जाता है, उस कंपनी का इनकम टैक्स अथॉरिटी से एक लफड़ा चल रहा है और लफड़ा है OFCDs पर रिलेटेड इनकम टैक्स पर। यहीं पर सेबी का माथा ठनक जाता है क्योंकि यहाँ OFCDs के माध्यम से कुछ एक करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपया जनता से इकट्ठा किया जा रहा था। इस पेज से सेबी को पता चलता है कि सहारा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच 35.57 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स का मामला चल रहा है। ये सूचना सेबी के लिए अभी एक ऐसे बड़े स्कैम के लिए एक खुशबू भरती जिससे अभी हजारों करोड़ रुपए का स्कैम बाहर आने वाला था। सहारा द्वारा जारी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP के अनुसार सहारा प्राइम सिटी देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जिसके पास 8,484 एकड़ जमीन है, जो दुनिया के 7 छोटे देशों जैसे तुवालू, नोरू या टोकेलाऊ, पिटकेन या जिब्राल्टर, मोनाको और वेटिकन सिटी की कुल जमीन से भी मिलाने से ज्यादा उसके पास जमीन है। प्रोस्पेक्टस के अनुसार सहारा प्राइम सिटी देश के 99 शहरों में 88 इंटीग्रेटेड टाउनशिप और 15 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। इसके पास मुंबई के पास वसई में 274 एकड़ जमीन है, मुजफ्फरनगर में 213 एकड़ जमीन है, कानपुर में 212 एकड़ जमीन है, कुरुक्षेत्र में 201 एकड़ जमीन है। इसी तरह देश के अनेक शहरों में सैकड़ों एकड़ जमीन है। इसलिए अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सुब्रतो रॉय का प्लान था कि वे शेयर मार्केट से IPO के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। जब कोई कंपनी IPO जारी करने का प्लान करती है या मार्केट से पैसा उठाने का सोचती है तो सेबी उसके ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस की सारी सूचनाएं दिखती है, उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है और सभी के लिए ओपन करती है ताकि जनता भी उस कंपनी के बारे में और अधिक जान सके। इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि अकेले सेबी तो सारी सूचनाएं देख नहीं सकती, इसलिए अगर सेबी की नजर से भी कुछ बच जाए तो जनता को कोई अगर कमी दिखे तो उस कंपनी से रिलेटेड उन्हें कुछ शिकायत दिखे तो वो सेबी के पास दर्ज कराएं। आगे पब्लिक से मिली शिकायतों या सूचनाओं को सेबी देखती है और आगे की कार्रवाई करती है। शुरुआत में जब सेबी ने देखा कि पेज नंबर 640 पर OFCD से रिलेटेड कोई इश्यू है तो सेबी ने इसके बारे में सहारा से सामान्य इंक्वायरी की कि भाई मामला क्या है, लेकिन सहारा ने सेबी को OFCD से रिलेटेड सूचनाएं नहीं दी। यहीं से सेबी को गड़बड़ की आशंका लगती है कि आखिर क्या मामला है कि सहारा ग्रुप सेबी को OFCD के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता। इसके अलावा सेबी को अहमदाबाद के प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की तरफ से भी एक नोट मिला था कि सहारा द्वारा OFCD के माध्यम से ली गई फंडिंग में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन OFCD के सवाल पर सहारा सामने आने को तैयार नहीं था। सहारा ने तर्क दिया कि OFCD तो अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी वे कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, इसलिए उन्हें सेबी के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब सहारा ने कहा कि सहारा ग्रुप की जिन 2 कंपनियों ने OFCD जारी किए थे वे सेबी के अंदर नहीं आती, बल्कि वे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आती हैं और कॉर्पोरेट मंत्रालय के रजिस्ट्रार ऑफिस की परमिशन के बाद ही OFCD जारी किए गए। इधर सेबी पर भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं के कॉल आने लगते हैं कि सहारा ग्रुप का IPO क्यों रोका हुआ है, उसे पास कर दिया जाए। लेकिन सेबी के चेयरमैन CB भावे को यह बात नहीं पची कि उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि सहारा सेबी द्वारा इंफॉर्मेशन मांगने पर इनकार कर दी। सेबी ने अपने सर्विलांस एंड इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज KM अब्राहम और उषा नारायणन को के तहत एक छोटी सी टीम गठित कर दी जिसका काम था इस मामले की जांच करना। बिजनेस जर्नलिस्ट तमाल बंदोपाध्याय सहारा पर लिखी अपनी किताब में KM अब्राहम से अपनी बातचीत का एक हिस्सा छापते हैं जिसमें KM अब्राहम कहते हैं कि हमें पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन किस स्तर पर छुपाया जा रहा है उस पैमाने का अंदाजा नहीं था। हमेशा संदेह था कि सहारा मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनसे सवाल करे। किसी को जांच करने की इजाजत नहीं थी, ना ही इनकम टैक्स विभाग को, ना ही ED को और ना ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुब्रतो रॉय कितने पावरफुल थे और नेताओं से उनके कितने संबंध थे। हालांकि दूसरी तरफ सुब्रतो रॉय अपने पतन के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं। सबसे पहले सेबी के अधिकारी KM अब्राहम ने 24 नवंबर 2010 के दिन सहारा ग्रुप को किसी भी तरीके से अब जनता से पैसा रेज करने पर रोक लगा दी। 34 पेज के अपने ऑर्डर में सेबी ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह सहारा से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की गई, लेकिन सहारा ने सेबी को सूचनाएं देने
देने से इनकार कर दिया, जिसके सहारा ने 3 कारण दिए कि एक ये कि कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार सेबी केवल उन्हीं कंपनियों की सूचनाएं मांग सकती है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जबकि सहारा की जो 2 कंपनियां ओएफसीडी जारी कर रही थी वे लिस्टेड कंपनियां नहीं थी बल्कि अनलिस्टेड कंपनियां थी। सहारा ने दूसरा तर्क दिया कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 60B के तहत एक कंपनी कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंदर आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है और जनता से पैसा रेज कर सकती है, और ये ऑप्शन उन कंपनियों के लिए है जो फंड इकट्ठा करने के लिए शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट नहीं जाना चाहती हैं। इस तरह सहारा की इन 2 अनलिस्टेड कंपनियों पर सेबी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। तीसरा, सहारा ने कहा कि उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया है, यानी फैमिली और सहारा के स्टाफ से पैसा लिया है, ना कि पब्लिक इश्यू के माध्यम से पैसा लिया है जिसमें किसी से भी पैसे लिए गए हों। इस पर सेबी ने तर्क दिया कि सहारा ने जो ओएफसीडी जारी की हैं वो कोई प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं थी बल्कि करोड़ों लोगों से पैसा लिया गया है जो सहारा से किसी भी तरह से नहीं जुड़े हुए थे। सेबी ने दूसरा तर्क दिया कि चूंकि सहारा ने 50 से अधिक निवेशकों से पैसा लिया है और इसके बाद भी अपनी कंपनियों को शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं करवाया है, इसलिए ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 73 का उल्लंघन है। सहारा को कंपनी रजिस्ट्रार की जगह सेबी के पास रजिस्टर करवाना चाहिए था। आगे सेबी को जांच में पता चलता है कि साल 2005 और 2009 के बीच ही सहारा की कंपनियों यानी SIRCEL ने 4,843 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, वहीं SHICL ने 32,355 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। ये कोई 1-2 करोड़ रुपया नहीं था कि सेबी उसे निगरानी से जाने देती। 37,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम थी, जो पैसा आम लोगों का था। अगर सहारा नियमों से नहीं चलेगी तो जनता का ये पैसा रिस्क में हो सकता था, इसलिए सहारा के लाखों इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए सेबी और अधिक सजग हो जाती है। इसलिए सेबी ने ऑर्डर दिया कि सहारा की ये दोनों कंपनियां SIRCL और SHICL जनता से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती। इसके साथ ही दोनों कंपनियों को एक नोटिस भी दे दिया कि वे बताएं कि उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। सेबी द्वारा बैन किए जाने के बाद सहारा सीधे हाईकोर्ट चला जाता है। 13 दिसंबर 2010 के दिन सहारा की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेबी के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। तुरंत ही सेबी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को तगड़ी फटकार लगाई और बहुत गंभीर टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ काफी शिकायतें आ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के पक्ष में फैसला सुनाने वाले जजों के ट्रांसफर की भी सलाह इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सेबी को सहारा से ओएफसीडीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की जानकारी है। सहारा के सुप्रीम कोर्ट में सेबी को जानकारी देने के लिए कहा, लेकिन कमाल की बात है कि सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सेबी को पूरी जानकारी नहीं दी। अप्रैल 2011 में सेबी हाईकोर्ट पहुंच जाती है और कहा कि सहारा ने उसे अभी तक ओएफसीडीज के निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं दी है। सहारा ने ओएफसीडीज के निवेशकों के नाम और अमाउंट तो सेबी को बताए, लेकिन उनके एड्रेस और अन्य जानकारियां शेयर नहीं की। बिना पैन नंबर या एड्रेस के इन इन्वेस्टर्स का क्रॉस वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए सेबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सहारा को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे सहारा के मन में कुछ और ही था। सहारा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें एड्रेस शेयर करने के लिए नहीं कहता। इस पर हाईकोर्ट ने सहारा को फटकार लगाई और इस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी स्टे वापस ले ली और अब सहारा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय सेबी को अपने निवेशकों की पूरी जानकारी देने की। अब 23 जून 2011 के दिन सेबी ने एक और फैसला सुना दिया जो सहारा ग्रुप की कमर तोड़ने वाला था, और 99 पेज का वो ऑर्डर था कि सहारा ग्रुप सभी निवेशकों का पैसा वापस लौटाए और वो भी 15% ब्याज के साथ। सेबी का ये फैसला सेबी के इतिहास का अब तक का सबसे साहसी और बड़ा फैसला था। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि इन्वेस्टर्स को ये पैसा डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर के माध्यम से पे किया जाए। सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियां जिन्होंने ओएफसीडीज के माध्यम से जनता से पैसा लिया था, वे दोनों कंपनियां अब अखबारों में विज्ञापन दें और जनता को रिफंड की प्रोसेस के बारे में बताएं। सेबी ने यह भी आदेश दिया कि जब तक सहारा निवेशकों के ये पैसे नहीं लौटा देती तब तक वे मार्केट से पैसा नहीं उठा सकती, कोई भी कंपनी नहीं उठा सकती। सेबी ने यह भी आदेश दिया कि अगर सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने में सफल नहीं हुई तो सेबी सहारा की कंपनियों और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। सेबी ने कहा कि सहारा तर्क दे रहा है कि उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया है, यानी जो ओएफसीडीज बांटे गए हैं वे सहारा के ही लोगों को बांटे गए, सहारा से ही जुड़े लोगों से पैसे लिए गए। लेकिन सेबी ने जांच में पाया कि सहारा ने 50 से अधिक लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, इसलिए ये प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं आता बल्कि पब्लिक इश्यू में आता है। इसलिए सहारा को सेबी के यहाँ रजिस्टर करवाना चाहिए था और बाकायदा
साथियों, जो भी जानकारी आपको इस ऑडियो के माध्यम से हमने आपको दिया है वो जानकारी शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा। हम इस तरह का ऑडियो आपको दोबारा प्रोवाइड नहीं करेंगे। कोई भी इसमें शिकायत है, कोई भी आपको डाउट है, कुछ अच्छा लगा है तो वो भी लिखिएगा, अगर कुछ ख़राब लगा है तो वो भी लिखिएगा। हम कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग को क्या सही जानकारी दूं और क्या आप लोग को प्रोवाइड करूं, इसमें कोशिश में लगा रहता हूं। और मेरे को जो सही लगता है मैं पहले सुनता हूं, समझता हूं, और मेरे को जो सही लगता है वो मैं आप लोग के सामने पेश करता हूं, साझा करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। और आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगेंगे। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।